नमस्ते, आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। जैसे ही अनलॉक 1.0 शुरू हुआ है, उसके बाद अब इस बात का आकलन शुरू हो गया है कि जो लॉकडाउन के चरण रहे हैं उसमें आखिर अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान हुआ, इस लॉकडाउन से हमें कितना फ़ायदा हुआ है, कोरोना महामारी को रोकने में हमें कुछ कामयाबी मिली है या नहीं मिली है, और अर्थव्यवस्था को अगर जो चोट पहुंची है तो उसको दोबारा खड़ा करने के लिए क्या क्या कदम उठाने होंगे। हम जानते हैं कि सरकार ने 20 लाख करोड़ का एक पैकेज घोषित किया है, इसमें कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन फिर भी कई सवाल उठते हैं। क्या इस पैकेज का फ़ायदा लोगों को मिलना शुरू हो चुका है? जो प्रवासी श्रमिक बड़े शहर छोड़कर गांव में गए हैं उनका क्या होगा? क्या उन्हें रोज़गार मिलेगा? क्या वापस वो आएंगे? इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था आखिर कब तक उसको पुरानी मजबूती हासिल हो पाएगी, ये सवाल है। इसके अलावा कई सारे सवाल और भी हैं। हमारे साथ इन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी जुड़ रहे हैं। गडकरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि जो 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया गया है, इसमें एमएसएमई के लिए आपने एक बहुत बड़ा जो है पैकेज, वो भी इसका एक बड़ा हिस्सा है। तो ऐसे में सवाल यही है गडकरी जी की क्या एमएसएमई को इसका फायदा मिलना शुरू हो गया है? निश्चित रूप से इसका फायदा मिलना भी शुरू होगा और लॉन्ग टर्म पर इसके परिणाम भी दिखेंगे। और स्वाभाविक रूप से 3 लाख करोड़ जो 20% एडिशनल लोन विदाउट कोलैटरल जो मिलेगा, उसके कारण उनको वर्किंग कैपिटल उपलब्ध होगा और करीब 45 लाख एमएसएमई को इसका फायदा होगा। इसके साथ साथ हमने विशेष रूप से एक डेब्ट फंड भी तैयार किया है 20,000 करोड़ का। इसमें से 4,000 करोड़ हम लोग हमारे ट्रस्ट में भरेंगे, जिससे 20,000 करोड़ आएंगे। और ये विशेष रूप से आज के बैंकिंग नॉर्म्स के हिसाब से जो एमएसएमई एनपीए हो गई है या उसको फाइनेंस नहीं कर सकते, उनके लिए उस कंपनी में प्रोप्राइटर के द्वारा हम लोग इक्विटी के लिए पैसा देंगे और वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे ताकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और फिर एनपीए नॉर्म्स के वो बाहर आएगी और बैंक उसको फिर रिस्ट्रक्चर कर पाएगी। और एक फंड ऑफ फंड भी हमने लाया है जो विशेष रूप से हमारे लिए बहुत उपयोगी है कि जो एमएसएमई अच्छी है, एक्सपोर्ट करती है, जिनका टर्नओवर अच्छा है, इनकम टैक्स रिटर्न अच्छा भरती है, जीएसटी का अच्छा है, ऐसे लोगों का रेटिंग करके वो कैपिटल मार्केट में जाकर पैसा खड़े करेगी और आम लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे। और इसके लिए उस एमएसएमई को कैपिटल मार्केट में जाने के पहले ही हम लोग 15% तक इक्विटी देंगे और वो हमारी 15% इक्विटी उसके इक्विटी में ऐड होने के बाद वो कैपिटल मार्केट में जाएंगे, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और जब वो इक्विटी को कैपिटल मार्केट में बेचेंगे, उसके बाद में फिर धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से हम 2 साल 3 साल में 10 रुपए का शेयर 20-30 हम उसको बेच देंगे और सरकारी पैसा जो है वसूल हो जाएगा, उल्टा ज्यादा पैसा मिलेगा, वो दूसरे एमएसएमई में देंगे। तो इस प्रकार से ये साइकिल चलेगी, इसका भी फायदा होगा। एमएसएमई की डेफिनेशन हमने बदल दी है जो बहुत दिनों से चल रही थी, और वो जो डेफिनेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें माइक्रो, स्मॉल और मीडियम 3 प्रकार की इंडस्ट्री थी। पहले हमारे यहाँ क्लासिफिकेशन में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अलग था, सर्विस सेक्टर अलग था। अब दोनों को हमने मिला दिया है। और मैक्रो में जो इन्वेस्टमेंट की यानी जो अपना प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में जो होती है इन्वेस्टमेंट, वो 25 लाख की थी, वो अभी हमने 1 करोड़ कर दी है। और जो वर्किंग कैपिटल का जो था वो 10 लाख का था, वो टर्नओवर का जो था 10 लाख का था, वो टर्नओवर 5 करोड़ कर दिया है। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उसमें इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ और उसके साथ जो टर्नओवर था वो 2 करोड़ था। अभी हमने स्मॉल में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ कर दिए और टर्नओवर 50 करोड़ कर दिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन जो लिया गया है वो मीडियम इंडस्ट्री में लिया गया है कि जिसमें इन्वेस्टमेंट केवल 10 करोड़ थी और टर्नओवर 5 करोड़ था, उसके बजाय पहले हमने निर्णय किया था इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ की और टर्नओवर 100 करोड़ का। पर अब हमने निर्णय किया है कि इसमें से हम लोग इन्वेस्टमेंट यानी प्लांट एंड इन्वेस्टमेंट जो होगी मशीनरी में, इक्विपमेंट में, वो 50 करोड़ तक और टर्नओवर जो है वो उसका 250 करोड़। और इसमें जो एक्सपोर्ट है जो होगा वो टर्नओवर को हमने इससे अलग कर दिया है। तो ये बहुत सवाल ये आता है, इसमें सवाल ये आ रहा है गडकरी जी कि ये सब तो ठीक है कि आप
लोन भी दे रहे हैं उनको, आप इस तरह की परिभाषा भी उनकी जो है बदल रहे हैं, लेकिन डिमांड कहाँ है? आज मार्केट में डिमांड नहीं है। हम देख रहे हैं कि लोगों की जो परचेसिंग पावर है वो कम हुई है, इसलिए लोग दुकानों पर जा नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ जो इंडस्ट्री आप शुरू भी करवा रहे हैं तो वहाँ पर सप्लाई लाइन्स जो है वो चौकड हैं। तो ऐसे में डिमांड को आप कैसे क्रिएट करेंगे, उसके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? मुझे लगता है थोड़ी कुछ सक्सेस स्टोरी भी आपको एमएसएमई की बताता हूँ। एमएसएमई की पहले हमारे देश में ये पीपी किट हम चाइना से अभी बीच में 2 महीना पहले हमने स्पेशल फ्लाइट से इंपोर्ट की थी, शॉर्टेज था। आज हमारे देश में 3 लाख से ज़्यादा पीपी किट डेली बन रही है और ये प्रोडक्शन हम जल्दी ही 5 लाख पीपी किट पर डे कर सकते हैं। और अब भारत सरकार को मैंने वाणिज्य मंत्रालय पीयूष गोयल साहब को रिक्वेस्ट की थी कि हमको एक्सपोर्ट करने की भी अनुमति दो। तो आप ये पीपी किट एक्सपोर्ट होने के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। हमारे यहाँ नागपुर में हमारे एमएसएमई का एक टेक्सटाइल क्लस्टर है, ऑरेंज सिटी के नाम से। यहाँ इंग्लैंड पीटर के शर्ट भी यहाँ बनाते थे, तो वहाँ अभी हमने उनको कहा कि आप ये बनाइए। वो 10,000 पर डे पीपी किट बना रहे हैं और अब वो एक्सपोर्ट के ऑर्डर भी उनको मिले हैं। तो अभी सैनिटाइजर जो था वो 1200 रुपये लीटर तक चला गया था सभी शुगर फैक्ट्री को, और मैंने कहा कि आप अल्कोहल बनाते और काफ़ी लोगों को प्रोत्साहित किया। इतना सैनिटाइजर बनने लगा कि अब वो 160 रुपये लीटर तक आया है और अभी हम लोग एक्सपोर्ट करने लगे हैं और अभी एक्सपोर्ट की भी परमिशन मिली है। तो मैं आपको एक बताता हूँ, अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए। पीपी किट में अभी हमारे पीपी किट एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया, सैनिटाइजर एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया। इस परिस्थिति में भी हमारे यूनिट ने ये काम अच्छा किया और अभी कर रहे, आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से निश्चित रूप से मार्केट अभी रेगुलराइज हो रहा है, लोग घर के बाहर निकालना शुरू हुआ है, हमारा ट्रेड बिजनेस इंडस्ट्री शुरू हुई है। और जो माइग्रेंट लेबर की आपने बात की, बहुत से लेबर अब वहाँ से वापस भी आना चाहते हैं, उनके लिए भी हमने कहा है कि वहाँ के कलेक्टर और जहाँ जाना है वहाँ के कलेक्टर दोनों को अप्लाई करो। और मैंने मालिकों को कहा है कि आप उनको कोरोना के बारे में जो राज्य सरकार की गाइडिंग प्रिंसिपल है उसका पालन करते हुए उनकी सब प्रकार की व्यवस्था करो, ताकि वो आएंगे तो काम भी शुरू हो जाएगा। नेशनल हाईवे का ट्रैफिक भी शुरू हुआ है, हमारे पोर्ट भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम शुरू हो गया है। और इसलिए मुझे लगता है कि काफ़ी बातें अब नियमित रूप से हुई है, जिसके कारण निश्चित रूप से धीरे धीरे डिमांड बढ़ेगी और उसके साथ हमारे उद्योगों का उसके साथ फायदा होगा और रोजगार निर्माण होगा। जी, आपने ये बात कही है कि सक्सेस स्टोरी आपने बताया कि सैनिटाइजर का उत्पादन बढ़ा है, पीपीई किट का बढ़ा है, लेकिन कुछ स्टोरीज अलग तरह की भी आई हैं। गडकरी जी, अगर आपका ध्यान गया हो, आपने शुरुआत में साइकिल की बात कही थी कि साइकिल दौड़ने लगी है। कल ही जो है वो साइकिल दिवस था। हमने देखा कि उसी दिन एटलस कंपनी, जो भारत की इतनी पुरानी कंपनी, उसका साहिबाबाद में एक जो फैक्ट्री थी वो बंद करनी पड़ी, 1000 से ज़्यादा लोग वहाँ बेरोजगार हो गए। तो इस तरह की खबरें भी आ रही, इस पर आप किस तरह से ध्यान देंगे? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि इस बात को निश्चित रूप से स्वीकार करना होगा कि कोरोना का संकट ये नेचुरल कैलेमिटीज के रूप में हम सब के ऊपर आया हुआ है। ये भी बात सच्चाई है कि इसके कुछ परिणाम भी हैं, और ये भी सच्चाई है कि पिछले 3 महीने से हमारे कारोबार काफ़ी बड़े प्रमाण में ठप भी बने हुए हैं। और इसलिए ये संकट केवल हमारे देश के ऊपर नहीं आया है, ये पूरे विश्व के ऊपर आया है। अमेरिका से लेकर जर्मनी से लेकर यूके, स्पेन, इटली तक सब देश इसका मुकाबला कर रहे हैं। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि ये संकट निश्चित रूप से है, पर इस संकट में पॉजिटिविटी के साथ, आत्मविश्वास के साथ हम इसका सामना करके आगे जाएंगे और आगे जाने की उम्मीद है। जो फैक्ट्री में आज जो परिणाम हुआ है, जल्दी ही वो फैक्ट्रियों में निश्चित रूप से डिमांड भी बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे वो शुरू भी हो जाएगी और निश्चित रूप से लोगों के रोजगार उनको वापस मिलेंगे। बिल्कुल गडकरी जी, महत्वपूर्ण बात है कि आप जो है समस्या को स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि समस्या काफ़ी बड़ी है, विकराल है। जो आंकड़े आए हैं कि 12 करोड़ लोग जो है उनकी नौकरी चली गई थी। हालांकि बाद में जब लॉकडाउन में धीरे धीरे करके छूट मिली है तो करीब 2 करोड़ लोग वापस रोजगार में आए भी हैं। तो ये आगे किस तरह से बढ़ाया जाए, इसके लिए आपको क्या लग रहा है कि और ज़्यादा क्या इंसेंटिव देने की ज़रूरत है? क्योंकि जब आप कहते हैं कि कोलेट्रल के बिना आप जब लोन दे रहे हैं, तो एक आंकड़ा ये भी आता है कि पहले से ही इनके ऊपर जो है करीब 5 लाख करोड़ की देनदारी बकाया है। तो ऐसे में ये जो पैकेज है उसका वास्तविक असर कैसे पहुंचेगा? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि मैंने आपको कहा कि पूरे विश्व के ऊपर कोरोना का संकट आया हुआ है। केवल हम लोग उसके लिए सामना कर रहे हैं ऐसा नहीं है। ऐसा कौन सा देश नहीं है कि जो सामना नहीं कर रहा है। कम अधिक प्रमाण में उसकी तीव्रता हो सकती है, और इसलिए संकट को चुनौती के रूप में स्वीकार करो और इसमें भी सफलता मिलाने की कोशिश करो और इसको संकट के ऊपर मात करने की कोशिश करो। यही भाव जगाने की आवश्यकता है। और नेचुरल कैलेमिटी, जैसे कल आपने जिस प्रकार से हमारा तूफान आया,
हमारे महाराष्ट्र में कोकण किनार पट्टी पर जिसने नुकसान किया, अब ये संकट है ही, वो दिख रहा है, तो उसको छुपाने का कोई कारण नहीं है। बिल्कुल। पर संकट के ऊपर मात करने का एक ताकत, मॉरल हम लोग जनता में निर्माण करें, क्योंकि निराश होकर, हताश होकर, फ्रस्ट्रेशन में जाकर तो हम लोग करेंगे तो पूरी तरह लड़ाई तो हारेंगे ही। और इसलिए अभी काफी बातों को नियमित रूप से चलाना शुरू हुआ है, हमारा एक्सपोर्ट भी शुरू हुआ है, और हम लोग और कोशिश करेंगे कि इस निमित्त, जैसे मैंने आपको 2 उदाहरण दिए थे, सैनिटाइजर और पीपी किट का, वैसे हमारे एक्सपोर्ट हम बढ़ाएंगे, और एक्सपोर्ट बढ़ाने के बाद निश्चित रूप से हमारे देश में नई इन्वेस्टमेंट भी आएगी और विशेष रूप से रोजगार भी निर्माण होंगे, ये मेरा विश्वास के साथ मुझे लगता है। जी गडकरी जी, फिलहाल मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आपसे चर्चा जारी रखूंगा। तो हम गडकरी जी के साथ एक बार फिर जुड़ रहे हैं। गडकरी जी, लॉकडाउन के ऊपर अगर चर्चा करें तो आज राहुल गांधी ने बात की है राजीव बजाज से। राजीव बजाज का ये कहना है कि जो लॉकडाउन है इसका असर जो है कोरोना तो कम नहीं हुआ, लेकिन इससे जीडीपी जो है वो कम हो गई। तो वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन पूरी तरह से फेल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, लॉकडाउन में हमारा कुछ नुकसान हुआ है, ये तो बात सच है। पर अब ऐसा है कि इस समय हम लॉकडाउन करते नहीं करते इस प्रकार के विवाद खड़े करना देश के हित में नहीं है। ये बात जरूर है कि लॉकडाउन की अपनी एक मर्यादा है, कितने दिनों तक उसको रखना। और ये भी बात जरूरी है कि आज जिस प्रकार से संक्रमण हो रहा, जो मुंबई में हुआ, दिल्ली में हुआ, और जिस प्रकार की संख्या बढ़ रही है, क्या इसके लिए हमने कोरोना के बारे में जो जो आवश्यक बातें हैं ये नहीं फैलनी चाहिए, इसके लिए वो नहीं करनी चाहिए। और इसलिए दोनों बाजू से इस प्रकार के विवाद खड़े करना उचित नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। और मैं ये मानता हूं कि निश्चित रूप से वी नीड टू अंडरस्टैंड आर्ट ऑफ लिविंग विथ कोरोना वायरस। अब कोरोना वायरस के साथ जीने की जीवन पद्धति को हमको विकसित करना होगा और इसके साथ चलना होगा। इसके सिवा कोई उपाय, तीसरा उपाय मुझे नहीं लगता। लेकिन गडकरी जी, आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन भारत ने सही समय पर किया या जल्दबाजी में कर लिया या बहुत देर से किया? क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं कि लगातार जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, 8-8 हजार 9-9 हजार मामले हर रोज आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जिस समय पर जो निर्णय करने हैं वो निर्णय सभी प्रकार राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करके, उन सब लोगों ने जो सुझाव दिए थे उसके साथ, फिर देश भर से पूरा फीडबैक आया उसके साथ, फिर कैबिनेट सेक्रेटरी ने सभी चीफ सेक्रेटरी के साथ विचार विनिमय करने के बाद ही कोई निर्णय हुआ है। और इसलिए इस निर्णय में सब लोगों की सहभागिता है, और इसलिए उसके बाद ये निर्णय सब किए गए हैं। अब इस प्रकार की परिस्थिति में इस प्रकार के निर्णयों के ऊपर किया तो क्यों किया और नहीं किया तो क्यों नहीं किया, दोनों बाजू से डफरी बजाकर चर्चा करना ये अब देश के हित में नहीं है। हमें यही काम करना है कि जो जो संक्रमण से, कोरोना के संक्रमण से लोगों को बचाना है, और जिनको हुआ है उनकी जान बचानी है, और नहीं होना चाहिए इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। तो आपको लगता है कि इस टाइम पर सियासत नहीं होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए? 100% नहीं होनी चाहिए। मैं ये मानता हूं कि हमारा देश संकट में है, और ये इस स्थिति में हमने राजनीति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हम सब ने मिलकर जात, पंथ, पार्टी और राजनीति से ऊपर उठकर हम सब लोगों ने इस बार इकट्ठा होकर इस संकट का सामना करना चाहिए। और संकट का सामना होने के बाद हम इंडिपेंडेंट है, जिसको जो राजनीति करना है वो करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर ये घड़ी उसके लिए उपयुक्त नहीं है, ये मेरा साफ मत है। लेकिन विपक्ष का यह कहना है कि सरकार की जवाबदेही तो कहीं ना कहीं तय करनी पड़ेगी। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमिटीज की मीटिंग नहीं हो पा रही है, पार्लियामेंट का सेशन मानसून का कब होगा इस पर भी अभी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, कैसे होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे किया जाएगा। तो सरकार से सवाल आखिर पूछे तो कहां पूछें? देखिए, आप एक बात बताइए कि आखिर हमको पार्लियामेंट का सेशन समाप्त करना पड़ा। आप याद करिए उस समय क्या परिस्थितियां थी, और सरकार कोई पार्लियामेंट के सेशन को नहीं टाल रही, ना कोई निर्णय करने के लिए टाल रही है। पर आज मुझे बताइए, मैं भी दिल्ली आया था, अभी 3 दिन था, जो परिस्थिति देखी है उसमें निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि हमें बहुत सोच समझ कर जाना होगा। कोई इसके संक्रमण में हमारे सांसद, मंत्री, इनको सबको बचाना होगा। और इस समय एक बहुत ऐसी विचित्र घड़ी है कि आगे जाएंगे तो हमारे लिए अड़चन है, अगर नहीं जाएंगे तो भी हमारे लिए अड़चन है, रुक जाएंगे तो भी हमारे लिए अड़चन है। फिर भी इसमें से बहुत कौशल्यों के साथ
हमें आगे जाना है और वही सरकार की कोशिश है। और इसलिए ये सब बातें जो है ये निश्चित रूप से अपोजिशन पार्टी के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ, देश की जनता के साथ पूरी तरह विचार विनिमय करने के बाद ही प्रधानमंत्री जी निर्णय करते हैं। और निश्चित रूप से वो डायलॉग अभी भी है और उसी के आधार पर आगे के निर्णय उचित लोग निश्चित रूप से करेंगे, इतना मैं विश्वास के साथ बताना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि बहुत सावधानी रखने की जरूरत है, लेकिन गडकरी जी हम लगातार पिछले 2 दिन से देख रहे हैं कि कई मंत्रालय जो हैं दिल्ली में उनमें कोरोना के मामले आए हैं। लोकसभा राज्यसभा सचिवालय में भी इस तरह के मामले सामने आए हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि सावधानी जो रखनी चाहिए वो शायद नहीं बढ़ती जा रही, कहीं कोई लापरवाही इसमें दिख रही है? देखिए, लापरवाही कहना उचित नहीं होगा। अब क्या होता है कि हर घर में कोई ना कोई, किसी के पास ड्राइवर है, कोई घर का काम करने के लिए, कोई काम करने के लिए कोई महिला कोई पुरुष आते हैं, वो भी सच है। और स्वाभाविक रूप से इन सब बातों को कंट्रोल करना बहुत कठिन है। आज मैं मुंबई में सुबह मुंबई के लोगों से बातचीत कर रहा था। वहाँ हॉस्पिटल में 80% बेड वहाँ के महानगर पालिका ने सरकार ने ले ली है। बहुत से लोग ऐसे उनको जाने के लिए वहाँ ये नहीं है, यानी हॉस्पिटल में जगह नहीं है, बहुत मुश्किल है। परसों दिल्ली में एक लड़के का, मुस्लिम लड़के का, हमारे एरिया का एक्सीडेंट हो गया। फिर उसको कोई हॉस्पिटल एडमिट नहीं कर रहा था। रात को एम्स में बात हो गई, मेरे सीएस सहायक ने रात को मुझे उठाया, मैंने कहा तुरंत, हमने बात की, उसको एडमिट किया गया। वो बिल्कुल शुद्धि में नहीं था और सुबह होकर फिर उसको शुद्धि आई और वो उसकी जान बच गई। तो आज इस प्रकार की भी घटनाएं हो रही है और मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और निश्चित रूप से इसमें से मार्ग निकलेगा। और थोड़ा सा आत्मविश्वास के साथ, निराश न होते हुए और संभल कर चलना होगा। और जो जो कोरोना के लिए हमारे जो गाइडलाइंस राज्य सरकार और भारत सरकार ने दी है कि मास्क लगाना, उसके साथ साथ 1 मीटर से ज़्यादा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास कहीं भी घर में, ऑफिस में जाते आते समय सैनिटाइजर से हाथ साफ करना। सब बातों की चिंता करने के बाद भी कुछ जगह ये घटनाएं हो रही है, तो बहुत सजगता के साथ अभी हमको चलना पड़ेगा, उसके सिवा कोई इलाज नहीं है। थोड़ी देर पहले गडकरी जी बात हो रही थी कि कोरोना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक दूसरे तरह की राजनीति राज्यसभा चुनाव को लेकर गुजरात में हो रही है। हम देख रहे हैं आज कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी वहां चुनाव से पहले उसके जो विधायक उनको तोड़ने की कोशिश कर रही है। देखिए, इसके बारे में तो मुझे गुजरात की कोई घटना भी पता नहीं और बीजेपी ऐसी कोई कोशिश कर रही है ऐसा मुझे लगता नहीं, और ऐसे कोशिश कोई हम करेंगे नहीं। एक दूसरा प्रश्न आ रहा है कि जो सीमा पर हम देख रहे हैं कि तनातनी हो रही है, चीन के साथ हमारा गतिरोध बना हुआ है, इस पर अगर आप बोलें कि क्या हो क्या रहा है, देश जाना चाहता है कि आखिर हो क्या रहा है सीमा पर? देखिए, मुझे लगता है कि इसके बारे में हमारे गृह मंत्री और विशेष रूप से डिफेंस मिनिस्टर, उनकी पूरी नज़र है, प्रधानमंत्री की पूरी नज़र है, और इसके बारे में जो कुछ कहना है, बोलना है, वो उचित स्तर पर उनके तरफ से होगा। पर निश्चित रूप से दोनों देश के बीच में शांतता प्रस्थापित हो और ऐसे समय कोई विवाद न हो, यही भारत सरकार की कोशिश है। और मुझे लगता है कि इसके बारे में जो भी बातें कहनी है वो हमारे उच्च पदस्थ जो लोग हैं, जो इसका संबंध है इसके साथ है, वही कहेंगे। मेरा इसके ऊपर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है गडकरी जी। और एक जो सवाल आपने कुछ दिनों पहले कहा था कि जो चीन से कंपनियां निकल करके भारत आना चाहती उनका स्वागत होगा, कुछ बता सकते हैं दर्शकों को कि आखिर इस मामले में बात कहां तक बढ़ी है और किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हम उनको तैयार करके देने की बात कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि मैंने जो आप कह रहे थे उस प्रकार के वाक्य का प्रयोग नहीं किया था। मैंने कहा था कि दुनिया के लोग अब इस बार दूसरे देशों में जाना चाहते हैं जी। इस समय ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है और हम ऐसे लोग हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आए तो हम जरूर इसके लिए कोशिश करें। और इसलिए हमारे कॉमर्स मिनिस्ट्री की ओर से भी प्रयास चल रहा है कि वर्ल्ड में जो भी देशों के लोग हमारे देश में इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं, उनके साथ पीयूष जी ने विदेश मंत्री जी के साथ बैठकर काफ़ी अच्छी नीति बनाई है। वो खुद कोशिश कर रहे हैं। हमने हमारे डिपार्टमेंट में राज्य सरकार से कोऑर्डिनेशन रखकर अगर कोई आता है तो उसके लिए किस प्रकार की मदद करना, वो भी हमने पूरी तरह से एक जॉइंट सेक्रेटरी पे जिम्मेदारी दी है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरी मदद करेंगे और अलग अलग प्रकार की अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और नई फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस समय अपने इंडस्ट्री में लाने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं वो जानते हैं कि किसका इंटरेस्ट इसमें है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करने के लिए क्या करना चाहिए और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करना चाहिए। तो ये बिल्कुल इस प्रकार की स्थिति में जो भी हो सकता है वो करने की सब लोग कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप में हमारे देश में भी इसका
परिणाम अच्छे आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गडकरी जी, एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए। नमस्कार, थैंक यू।